7 करोड़ लोग एक उज्जैन के महाकाल के दर्शन के लिए जाते, 6 करोड़ लोग भगवान राम के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं, लगभग इतने ही लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। देश के हर मंदिर में इस तरह से आने का लोगों का क्रम जो है बहुत तेज गति के साथ में बढ़ा है। स्पिरिचुअल टूरिज्म एक एक्चुअली पॉसिबली हमारे यहाँ पे सबसे यूनिक और सबसे बड़ा वर्टिकल है, जो कि दुनिया में इतना बड़ा नहीं मिलेगा अदर देन वेटिकन सिटी और जेरूसलम, दो जगह। वेटिकन सिटी और जेरूसलम भी भारत के नंबर्स की तुलना करेंगे तो कहीं नहीं ठहरते। ऐसे लोगों की संख्या, ऐसी पर्यटन विजिट्स जो है भारत की पिछले 1 साल की 300 करोड़ थी, और इस 300 करोड़ में 66 करोड़ कुंभ वाले सम्मिलित नहीं है। अगर उनको जोड़ देंगे तो वो और भी ज्यादा 366 करोड़। जो कमरा कभी कोई 5,000 में विदेशी केवल खरीदता था, वो आज 25,000 में भारतीय बड़ी आसानी के साथ में खरीद रहे, सोच नहीं रहा। तो विदेशियों के लिए, स्पेशली जो बजट क्लास ट्रैवलर था, उसके लिए भारत थोड़ा महंगा डेस्टिनेशन हुआ। कोई मैं राजस्थान से कोई व्यक्ति उठ करके केरल में वेलनेस रिजॉर्ट में जाना चाहिए, जोधपुर से निकलेगा, दिल्ली आएगा, दिल्ली से मुंबई जाएगा, वहाँ से फ्लाइट लेकर के कोची जाएगा, कोची से वेलनेस रिजॉर्ट में जाएगा, वहाँ जाकर के 7 दिन रुकेगा। उसकी कॉस्ट को जब वो कंपेयर करता है तो उसको थाईलैंड सस्ता दिखने लगता है। दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया जिस तरह से बदल रहा है, निश्चित रूप से भारत आने वाले समय में वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन दुनिया का बनेगा। मिस्टर शेखावत, वेलकम टू टाइम्स नेटवर्क and many congratulations to you and your government today. Prime Minister Narendra Modi has become the first elected leader of independent India to be the longest serving PM as the elected Prime Minister. बहुत सारी बधाई, बहुत सारा धन्यवाद। देश ने निश्चित रूप से 2014 में, आज से 12 साल पहले, एक विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुना था, और एक ऐतिहासिक अवसर था जब देश ने पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया था। देश के लोगों ने 30 साल की एक लंबी कोएलिशन गवर्नमेंट की परंपरा को तोड़ करके एक दल को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया था। और वो उस समय में, जब उससे पहले के 10-15 साल के कालखंड में, 10 साल के कालखंड में जिस तरह से देश में नित्य प्रतिदिन आतंकवादी हमले होते थे, जिस तरह से देश में हमेशा जो है देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, भ्रष्टाचार के रोज नित नए स्कैम्स उजागर होते थे, देश कूटनीतिक मोर्चे पर विफल होता हुआ दिखाई देता था, जब सामान्य व्यक्ति के मन में इस व्यवस्था से विश्वास कहीं डगमगा रहा था, उस समय देश ने एक विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना। और इस 12 साल के कालखंड में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब आज वो 4,399 दिन पूरे करके देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कालखंड निरंतरता के साथ पूरा करने वाले प्रधानमंत्री बने, तो निश्चित रूप से देश इस 12 साल में भारत में हुए परिवर्तन, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो गवर्नेंस के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो तकनीकी के समावेशन करते हुए सरकार के गवर्नेंस का नया मॉडल बनाने के दृष्टिकोण से हो, चाहे देश के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से हो, देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के दृष्टिकोण से हो, या भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दृष्टिकोण से हो, एक बड़ा बदलाव देश इस 12 साल के कालखंड में देखता है। और निरंतर यही कारण रहा कि राष्ट्र प्रथम की अवधारणा पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने गरीब को योजनाओं का केंद्र बना करके देश को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नारे के साथ में काम करते हुए आगे बढ़ाया। तब लगातार 3 बार एनडीए को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है। तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन भी आज है और सौभाग्यपूर्ण दिन भी है। तो गजेंद्र जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपकी मिनिस्ट्री की बात कर लेते हैं, टूरिज्म की। एक प्रधानमंत्री जी ने अभी अपील करी जब उन्होंने कहा कि ये थोड़ा मुश्किल समय है और फॉरेक्स की यानी फॉरेन करेंसी की हम सबको बचत करनी चाहिए, बाहर जाके जो ये फिजूल की कई बार खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा। हमारे पास भी गजेंद्र जी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती हैं, कुछ जगहों पे अभी भी होती हैं, जैसे गोवा है, जैसे ताजमहल है, इस तरह की डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, बट ये संख्या श्योरली हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपकी मिनिस्ट्री इसके ऊपर कुछ काम कर रही है कि लोगों को ऑप्शंस यहाँ और बढ़े हुए मिल सके? देखिए, डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो विदेश में होती थी विज़ाविज़ जो देश में होती हैं,
उनकी तुलना करें तो 1% भी बाहर नहीं होती, विदेश में नहीं होती, 99% भारत में होती है। आज उदयपुर से लेकर के सिलीगुड़ी तक और सुदूर केरल के बीचेस से लेकर के कोच्चि से लेकर के और कश्मीर तक सब जगह डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं। कोई भी ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है जहां आज डेस्टिनेशन वेडिंग्स नहीं होती हैं। भारत में एक नई परंपरा बनी है। पहले पुराने ज़माने में घर में शादियां होती थी, घर के आंगन में शादी होती थी। ऐसा कहते थे कि घर के आंगन में शादी नहीं होगी तो आंगन कुंवारा रह जाएगा। लेकिन अब वो मान्यताएं बदल गई है, व्यवस्थाएं बदल गई है और भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग एक और वेडिंग इटसेल्फ में एक बड़ी इंडस्ट्री बना है और उसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ जो है उसी के अनुरूप हो रही है। भारत क्योंकि डिफरेंट लेयर्स वाला देश है, हर तरह के अवसर, हर तरह के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देश में बन रहा है, बढ़ रहा है। पिछले इस 5 साल के कालखंड में भारत में जिस गति के साथ में हॉस्पिटैलिटी में इन्वेस्टमेंट हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया कि इसमें निवेश जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की तरह कंसिडर किया जाएगा, बैंक उसको उस तरह से कंसिडर करेंगे, लॉन्ग टर्म बैंकेबिलिटी देंगे। और उसके साथ साथ में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से बनी हुई ड्राफ्ट पॉलिसी को जब हमने स्टेट्स के साथ में सर्कुलेट किया और स्टेट्स ने भी इस बदलते हुए परिदृश्य में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की ताकत को समझा, डिफरेंट इंसेंटिव्स स्टेट्स ने हॉस्पिटैलिटी में निवेश को देना शुरू किया। आज उसका परिणाम दिखाई देने लगा है। जो हमारी नंबर ऑफ रूम्स स्टार होटल्स के होते थे उनमें कई गुना वृद्धि पिछले 5 साल में हुई है। 50 साल में ताज का होटल, पहला ताजमहल पैलेस बनने से दूसरा रामबाग पैलेस तक आने में 50 साल लगे थे, दूसरे से लेकर के 50 तक आने में फिर 50 साल लगे, यानी 50 तक पहुंचने में 100 साल लगे थे। और पिछले 1 साल में ताज के लगभग 50 होटल नए बने। तो ये प्रगति जो है ये निश्चित रूप से भारत में टूरिज्म को भी, वेडिंग टूरिज्म को भी, इवेंट बेस्ड टूरिज्म को भी, इन सब को जो है निश्चित रूप से एक नई ऊंचाई और बल देने वाली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने चले हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं गजेंद्र जी पहले, उसके बाद मैं एक और मुद्दे पे आता हूं जो भी आपकी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे एरियाज हैं जैसे कि शिलोंग है नॉर्थ ईस्ट में, जहां बहुत बड़ा टूरिज्म हो सकता है, या नॉर्थ ईस्ट के और बहुत जगह हैं, या इसी तरह के इलाके हमारे पास उत्तराखंड में भी हैं, इसी तरह के इलाके लेह लद्दाख में भी हैं। पर वहां पे अभी भी एक तो कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं और दूसरा इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। तो लग्जरी जहां आप कह रहे हैं वो तो उस पे तो क्योंकि लग्जरी में डिमांड है तो वो अब कंपनीज इन्वेस्ट कर लेंगी, बट टियर 2 और टियर 3 जैसे कि अगर हम कहें कि 3 स्टार होटल्स को या उससे नीचे के होटल्स जहां पे साफ सुथरा अवेलेबिलिटी लोगों को रहे, उसमें अभी भी आपको लगता है पुश की जरूरत है? देखिए 3 स्टार एंड अबाव जो स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं उसमें जैसा मैंने कहा हमने जो अनुकूल वातावरण बनाया और उस पर काम होना शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसके नीचे के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं निवेश नहीं हो रहा है। हर छोटे से छोटे जगहों तक, कस्बों तक में आज जो है अच्छे स्टैंडर्ड होटल्स बनना शुरू हो गए। आप सिक्किम में जाकर के देखिएगा, सोरेंग जैसे जिले में, सुदूर सोरेंग में भी आज सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे होटल्स बने हैं, बुटीक होटल्स बने हैं, होम स्टेज बने हैं। हमने ऐसे जगहों पर, क्योंकि आजकल लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, हमने ट्राइबल एरिया से लेकर के और देश के सुदूर पर्यटन स्थलों पर, नेचुरल जो है नैसर्गिक सौंदर्य वाली जगहों पर, सब जगहों पर इस तरह के होम स्टेज बने। इसके लिए इंसेंटिवाइज करना शुरू किया है। आज मुद्रा के तहत होम स्टे बना सकते हैं, PMEGP के तहत बना सकते हैं, विभिन्न राज्यों की और भारत सरकार की होम स्टेज की योजनाओं के तहत होम स्टे बना रहे हैं और हजारों की संख्या में इस तरह के नए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं। वीरेंद्र जी, ऐसा कहा जाता है दुनिया भर में टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि नेचुरली, विदाउट हर्टिंग द एनवायरनमेंट, विदाउट हर्टिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, सबसे बड़ा रेवेन्यू और जॉब जनरेटर है। और जॉब्स खासकर लोकल पॉपुलेशन के लिए, जो कि वहां की नेचुरली लिविंग पॉपुलेशन है, चाहे वो ट्राइबल पॉपुलेशन हो, चाहे वो बाकी किसी तरह की पॉपुलेशन हो। तो जॉब्स का एक चैलेंज बड़ा है इस देश में। बेरोजगारी की समस्या इस देश की पुरानी समस्या रही है, बट जॉब्स का एक चैलेंज, बड़ा चैलेंज है। आपको लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री अपना पोटेंशियल कर रही है या और कर सकती है अभी जॉब जनरेशन में?
देखिए, जॉब जनरेशन केवल या एम्प्लॉयमेंट केवल भारत की समस्या नहीं, पूरी दुनिया के हर देश की। अमेरिका में भी यही आवाज आएगी, यूरोप में भी यही आवाज आएगी, और किसी देश में चले जाएगी, वहां भी इसी तरह की गूंज आपको सुनाई देगी। पूरी दुनिया की चुनौती है। पर्टिकुलर जॉब को लेकर के हो सकता है कहीं खाली जगह होगी या कहीं करने वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल जॉब एक जो है, एम्प्लॉयमेंट एक क्वेश्चन पूरी दुनिया के हर देश के सामने है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, निवेश की तुलना में इन्वेस्टमेंट विज़ाविज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का अगर दृष्टिकोण से देखें तो टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अभी भारत का टूरिज्म भारत की जो है इकोनॉमी में लगभग 6% का कंट्रीब्यूटर है, और ग्लोबल एवरेज अगर देखें तो ये 10% है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन हमको है, और उन्होंने लक्ष्य दिया है कि 2047 तक जब भारत विकसित बने तब तक भारत को भी ग्लोबल बेंचमार्क तक, ग्लोबल एवरेज तक लेके जाना है, यानी 10% प्लस का कंट्रीब्यूटर बनाना है। शॉर्ट टर्म गोल भी हमने लिया है कि 2030 तक हम 7% तक लेकर के जाएंगे। जिस दिन हम 10% तक पहुंचेंगे ना, उस दिन टूरिज्म सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़ा जॉब क्रिएट करने वाला सेक्टर होगा। हम एमएसएमई को पीछे छोड़ चुके होंगे, और जिस गति के साथ में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, पिछले 10-12 साल में भारत की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसलों के चलते हुए, राष्ट्रहित में लिए गए बड़े कड़े व्यापक निर्णयों के चलते हुए, चाहे वो जीएसटी होगा, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन होगा, चाहे वो डिफरेंट सेक्टर्स को प्रमोट करने वाले निर्णय होंगे, चाहे वो पीएलआई स्कीम्स होंगी, चाहे वो भारत को मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बनाने के विषय दृष्टिकोण से किए गए निर्णय होंगे, टैक्स इंसेंटिव्स होंगे, रिबेट्स होंगे। आज भारत 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है। जब हम 2 से 4 तक पहुंचे तब इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना निवेश हुआ। भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए। मध्यम वर्ग के पास में जेब में डिस्पेंसेबल इनकम हो गई, क्योंकि महंगाई को काबू में रखा गया, टैक्स रिबेट्स दिए गए, जीएसटी के कारण से महंगाई रुकी। इन सब के चलते हुए जो वायुमंडल बना, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी टूरिज्म है। अब भारत में टूरिज्म के डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है, लीजर टूरिज्म भी है, वेडिंग बेस्ड टूरिज्म भी है, वेलनेस बेस्ड टूरिज्म भी है, एक्सपीरियंस बेस्ड टूरिज्म भी है। अगर मैं सिर्फ एक स्पिरिचुअल टूरिज्म पे मैं ये कहने वाला था कि स्पिरिचुअल टूरिज्म एक एक्चुअली पॉसिबली हमारे यहाँ पे सबसे यूनिक और सबसे बड़ा वर्टिकल है, जो कि दुनिया में इतना बड़ा नहीं मिलेगा अदर देन वेटिकन सिटी और जेरूसलम, 2 जगह को छोड़ दें। वेटिकन सिटी और जेरूसलम भी भारत के नंबर्स की तुलना करेंगे तो कहीं नहीं ठहरते हैं। मैं आपको एक बट वो एग्जाम्पल है छोटी जगह में ज्यादा लोगों के जाने के। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, उस समय उज्जैन के महाकाल के मंदिर में साल भर में जाने वाले यात्रियों की संख्या, दर्शनार्थियों की संख्या जो है वो 40 लाख के लगभग होती थी। पिछले 10-12 साल में कोई भगवान महाकाल के प्रति आस्था देश में बढ़ गई हो एकाएक, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस साल जब मैं बात करता हूं तो 2025 के दिसंबर 25 से लेकर के जनवरी 2026 की 5 तारीख तक, ये 10 दिन में 40 लाख लोग वहां गए थे। और पिछले पूरे 1 साल का आंकड़ा अगर मैं उठा करके देखूं तो ये संख्या 7 करोड़ के आसपास थी। 7 करोड़ लोग एक उज्जैन के महाकाल के दर्शन के लिए जाते, 6 करोड़ लोग भगवान राम के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं, लगभग इतने ही लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा लोग गुरुवायूर के दर्शन के लिए जाते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है तिरुपति के दर्शन के लिए जाते हैं। देश के हर मंदिर में इस तरह से आने का लोगों का क्रम जो है बहुत तेज गति के साथ में बढ़ा है। एकाएक आस्था बढ़ गई ऐसा नहीं है। लोगों के पास अनुकूलताएं हैं, लोगों के पास डिस्पेंसेबल इनकम है, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, जो एक एस्पायरिंग सोसाइटी है। उसको लगता है कि जेब में मेरे पास पहली बार पैसा हुआ है, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को दर्शन कराने लेकर के जाऊंगा। और आपकी सरकार की ऐसी स्कीमें भी हैं, कई राज्यों ने भी देना शुरू किया, और आपके यहाँ सरकार की स्कीमों से कुल मिलाकर के जितने लोग इन सब स्थानों पे जाते होंगे उसका 1% भी नहीं होगा। 99% लोग स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से जाते हैं, अपने संसाधनों से जाते हैं। और ठीक इसी तरह का उछाल देश के डोमेस्टिक टूरिज्म में इसी तरह से सब सेक्टर्स में आया है। पिछले 1 साल में भारत में डोमेस्टिक पर्यटन यात्राओं की संख्या, वो किसी भी पर्पज से हो सकती है, व्यापार भी बट दे आर टूरिस्ट, दे आर नॉट ट्रैवलर्स टू देयर रेजिडेंस और समथिंग लाइक। नो, अ पर्सन जो अपने घर से निकल करके किसी दूसरी जगह पर गया, वहां कम से कम 1 रात्रि का प्रवास किया,
उसको आप टूरिज्म गिनेंगे? चाहे वो बिजनेस हो सकता है, चाहे वो लीजर हो सकता है, चाहे वो वेलनेस हो सकता है, चाहे वो मेडिकल हो सकता है, चाहे वो वेडिंग हो सकता है, चाहे कोई और पर्पज हो सकता है। क्योंकि वो घर से बाहर निकल करके गया है, उसने जा करके कहीं एक होटल में आवास किया होगा, कहीं जा करके रेस्तरां में खाना खाया होगा, किसी परिचित को मिलने गया होगा, टैक्सी में बैठा होगा, लोकल संसाधन का उपयोग किया होगा। ऐसे लोगों की संख्या, ऐसी पर्यटन विजिट्स जो है भारत की पिछले एक साल की 300 करोड़ थी, और इस 300 करोड़ में 66 करोड़ कुंभ वाले सम्मिलित नहीं है। अगर उनको जोड़ देंगे तो वो और भी ज्यादा 366 पौने करोड़ 4 हो करोड़ हो जाएंगे। जाएंगे। तो 325 करोड़ लोगों ने यात्रा की है। 450 करोड़ जी। शेखावत जी, इसके साथ में लेकिन एक बात है जो कि अब शायद और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो है जैसा कि हम कह रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व पे हमारे प्रेशर है, और ये सिचुएशन कमोबेश बनी रहेगी अभी जब तक ये खाड़ी की स्थिति बदलती नहीं है और तेल का प्रेशर रहेगा। तो फॉरेन टूरिस्ट पे आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एज ए कंट्री? हमारा साइज़ बहुत बड़ा है, हमारे पास सब तरह की डेस्टिनेशंस अवेलेबल हैं, जैसा कि आपने खुद भी कहा, हिमालय से लेके गोवा के बीचेस तक, लेकिन और बहुत सारे छोटे देश आज भी हमसे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं। एक, आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है? और दूसरा, क्या आपकी सरकार की ये एक नियत है इस समय कि हम फॉरेन टूरिस्ट को और अट्रैक्ट कर सकें? देखिए, जहां तक फॉरेक्स पर दबाव की बात आपने की, मैं मानता हूं कि अगर मैं आज तक बात करूं और अभी पिछले क्वार्टर के आए हुए आंकड़ों तक बात करूं, तो भारत शायद दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में एकमात्र ऐसा देश होगा जिसने अपनी ग्रोथ रेट को सस्टेनेबली बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त की है। 2 दिन पहले आंकड़े आए, हम 7.7% के स्तर पर हैं, जो दुनिया में एक बेंचमार्क है, और हमारे बेंचमार्क के भी बराबर है। हमारा जो है ट्रेड बैलेंस जो है वो भी कमोबेश वैसा ही बना हुआ है, 0.7% की उसमें अभिवृद्धि हुई है। हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व भी ऑल टाइम हाई है। दबाव हो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये स्थिति निरंतर बनी रहती है, हमको अधिक लागत पर हाइड्रोकार्बन फ्यूल खरीदना पड़ेगा, हमको बढ़ी हुई कीमतों पे फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हम अपने देश को, देश का व्यक्ति भी इसमें जो है एक चेतन मन के साथ में अपनी जिम्मेदारी को जो सोचते हुए उसके साथ में जुड़े, ये प्रधानमंत्री का आह्वान था, और उसका प्रभाव परिणाम भी देखने को मिला है। जहां तक इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात है, इनबाउंड टूरिस्ट की बात है, भारत में पिछले साल 2 करोड़ सैलानी आए। माननीय प्रधानमंत्री जी का, जैसा मैंने कहा कि हमको टूरिज्म को इकोनॉमी में 10% का कंट्रीब्यूटर बने, उस दिशा में लेकर के जाना है। लेकिन साथ में ये भी है कि जो 2 करोड़ पर्यटक भारत में आए, 2 करोड़ विदेशी भारत में आए, उस संख्या को बढ़ा करके हमको 10 करोड़ तक लेकर के जाना है, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स है फॉरेन करेंसी जो है वो प्राप्त करने का। पिछले साल में लगभग 2.3 लाख करोड़ जो है 2,30,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा इसके कारण से अर्जित हुई। उसके लिए हमने प्रयास करना प्रारंभ किया, भारत को एक डेस्टिनेशन के रूप में मार्केट करना प्रारंभ किया। लेकिन एक चुनौती भी है, भारत का डोमेस्टिक टूरिज्म जिस तरह से बढ़ा, भारत में पेइंग कैपेसिटी डोमेस्टिक ट्रैवलर की जिस तरह से बढ़ी, उसके चलते हुए हमारे हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ गया, डिमांड बढ़ी, हमारे लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी। जो कमरा कभी कोई 5,000 में विदेशी केवल खरीदता था, वो आज 25,000 में भारतीय बड़ी आसानी के साथ में खरीद रहे, सोच नहीं रहे। तो विदेशियों के लिए, स्पेशली जो बजट क्लास ट्रैवलर था, उसके लिए भारत थोड़ा महंगा डेस्टिनेशन हुआ। उसने कुछ हमको जो है इम्पैक्ट किया है, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। जैसा मैंने कहा कि उसके लिए जिस तरह के इंसेंटिव्स स्टेट्स ने दिए हैं, भारत सरकार ने दिए हैं, सिंगल विंडो सिस्टम्स जिस तरह से स्टेट्स ने ऑप्ट किया है, कैश सब्सिडी जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रहे हैं, आने वाले 2-3 वर्षों में ये स्थितियां बदलेंगी। और भारत जिस तरह से बदल रहा है, भारत का स्वरूप जिस तरह से बदल रहा है, भारत की छवि जिस तरह से बदल रही है, दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया जिस तरह से बदल रहा है, निश्चित रूप से भारत आने वाले समय में वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन दुनिया का बनेगा। गजेंद्र जी, ये तो ठीक है कि इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनेगा, बट मैं आपको एक चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, और शायद आपने भी ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि हम एयरपोर्ट बना रहे हैं हर जगह। जैसे गोवा में भी एक नया एडिशनल एयरपोर्ट बना, अरुणाचल प्रदेश में भी एक नया एयरपोर्ट बना आपकी सरकार में,
बट हमारे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के चैलेंजेस हैं, जैसे कि किसी भी अगर, और ये चैलेंजेस तब एग्रावेट और आते हैं अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। कोई विदेशी आएगा, उसको टैक्सी लेनी होगी या कोई और साधन लेना होगा, कहीं तो लेना ही होगा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। उन सब चीजों में आपको लगता है कि चाहे वो राज्य सरकारों की इन्वेस्टमेंट हो या आपके फोकस को बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता, इसलिए कि जब एयरपोर्ट्स बने हैं, जहां मुझे आप एक भी एयरपोर्ट का उदाहरण बता दीजिए जहां एयरपोर्ट बन गया लेकिन उसके आगे नीचे लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सड़कें नहीं बनी होगी, सड़कें नहीं, जहां एक्सप्रेसवेज नहीं बने होंगे, जहां नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं बढ़े होंगे, नंबर ऑफ टैक्सीज नहीं बढ़े होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इतनी सुविधा से अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो है, आज पूरी दुनिया में लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं रह गया इस तकनीकी के युग में। कोई टूरिस्ट जाकर के बाहर निकल करके, चाहे वो हिब्रू जानता होगा, चाहे वो स्पेनिश जानता होगा, चाहे वो जर्मन जानता होगा, चाहे वो रशियन बोलने वाला होगा, वो अगर बाहर आकर के किसी साइन बोर्ड को देखे या किसी व्यक्ति से बात करना चाहे तो आजकल तकनीकी के इस युग में तुरंत जो है वो इंटरप्रेट होता है, ट्रांसलेटरेट होता है। मैं नहीं मानता कि अब ये कोई चुनौती रही है, चाहे वो भारतीय बाहर जाता है। जब मैं इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने से पहले जब जापान में काम करता था, तब जापान में अंग्रेजी बहुत बड़ी चुनौती थी। जिसको जैपनीज नहीं आती थी उसके लिए बड़ी चुनौती थी। साइन बोर्ड पे आप समझ नहीं पाते थे क्योंकि जापानी इंग्लिश में लिखा नहीं होता था। कोई भी जापानीज आप अंग्रेजी समझता नहीं था। आप वहाँ पे खड़े होकर के जापानी से अगर ये पूछो कि आपकी ट्रेन कहाँ से मिलेगी, कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेगी, वो इतना विनम्र अवश्य होता था कि वो झुक झुक करके आपको बताने की कोशिश करता था कि जो है आप, और उसकी भी ट्रेन छूट जाती थी, आपकी भी छूट जाती थी। लेकिन अब वो समस्या नहीं है। आजकल तो मोबाइल उठाते ही जो है ट्रांसलेट हो जाता है, मोबाइल अपने आप में आंसर करता है। अब जमाना बदल गया, ये चुनौतियां नहीं है। और जहाँ तक फिर मैं कहूँगा, आपने जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात की, व्हीकल्स की बात की, टैक्सीज की बात की, अब पर्यटक के लिए भारत में ये चुनौतियाँ नहीं है। अब भारत में जो चुनौती, जैसा मैंने कहा कि भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म का बढ़ता हुआ दबाव, वो भारत जो है उसके कारण से जो कीमत बढ़ रही है, वो आज भारतीय पर्यटकों के लिए भी और विदेशी पर्यटकों के लिए, दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। आज केरल, मैं राजस्थान से कोई व्यक्ति उठ करके केरल में वेलनेस रिजॉर्ट में जाना चाहे तो वो जोधपुर से निकलेगा, दिल्ली आएगा, दिल्ली से मुंबई जाएगा, वहाँ से फ्लाइट लेकर के कोच्चि जाएगा, कोच्चि से वेलनेस रिजॉर्ट में जाएगा, वहाँ जाकर के 7 दिन रुकेगा या 5 दिन रुकेगा, वापस आएगा। उसका आना जाना, हवाई यात्रा, उसका वहाँ ठहरना, उसकी कॉस्ट को जब वो कंपेयर करता है तो उसको थाईलैंड सस्ता दिखने लगता है। तो हमारे भारतीय भी विदेश जाता है और विदेश जाने का एक मोह जो है वो बीच में रहता है। तब देश के प्रधानमंत्री का आह्वान प्रासंगिक होता है कि देखो अपना देश, आप भारत देखो पहले, फिर दूसरे दुनिया के दूसरे देश में जाओ। इस पर हम काम कर रहे हैं। सेफ्टी चैलेंज लगता है आपको, अगर आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं कि, मतलब अग्री नहीं करते हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है कि सेफ्टी इज एन इशू विद फॉरेन टूरिस्ट? 1% भी नहीं है, सिर्फ मानसिकता का फर्क है, और विशेष रूप से हमारे मीडिया की मानसिकता का। एकाधिक घटना इतने बड़े देश में जहाँ 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, देश के इतने सारे लोकल टूरिस्ट जो है 300 करोड़ यात्राएं करते हैं, और भारत और दूसरे हमारे पड़ोसी देशों के पीयर कॉम्पिटिटर्स की तुलना करो तो जो थाईलैंड जाता है वो 3 दिन रुकता है, दुबई जाता है वो 2 दिन रुकता है, भारत आता है वो 8-10 दिन रुकता है। तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर कम हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डेज अगर माने तो हम उनसे कहीं ज्यादा आगे हैं। लेकिन पर टूरिस्ट, टोटल नंबर ऑफ नाइट से टूरिस्ट स्पेंट अगर उसके साथ अनुरूप तुलना करें तो हम इनसे बहुत आगे हैं। लेकिन इतने बड़े नंबर्स के होते हुए भी एकाध घटना कहीं हो जाए, हम उसको, हमारा मीडिया हमारे उसको इस बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं कि भारत में जैसे बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। आप इटली चले जाए, कितनी घटनाएं होती हैं। अमेरिका जाइए, एडवाइजरी में लिखा होता है कि किसी भी छोटी रोड पर न जाएं रात को अंधेरा होने के बाद। ब्रिटेन में कितनी घटना होती है। अमेरिका में थोड़े दिन पहले एक भारतीय का सिर काट करके उससे एक आदमी फुटबॉल खेल रहा था, वो वीडियो में दिखाया जा रहा था, सोशल मीडिया के वीडियोज पर दिखाया जा रहा था। भारत में ऐसी घटना कभी होती है? लेकिन हम खुद ही उसको इतनी बार चर्चा करते हैं कि वो हमारे देश के लिए एक निगेटिव जो है न्यूज बनती है, निगेटिव नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। मैं मानता हूं कि हम सबको निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है कि एक भी ऐसी घटना न घटे। एक भी ऐसी घटना घटती है उसका हम ठीक से प्रतिकार करें, लेकिन हम ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखा करके देश का नुकसान और देश की छवि का नुकसान न करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। गजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे इस पे पूछता हूं कि जितने भी बड़े देश हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है या और ज्योग्राफिकली बड़े देश जो हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं,
इस लैटिन अमेरिका के देश जैसे ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना एक देश हो गया, उस तरह के देशों में रीजनल टूरिज्म जो रहता है वो बहुत, मतलब हमारे यहाँ एक गोल्डन कॉरिडोर टाइप का है, पर रीजनल टूरिज्म में स्प्रेड जो है काफी ज्यादा है हमारे मुकाबले में। तो आपको लगता है कि उसकी जरूरत है हमारे को? देखिए, विदेशी सैलानियों के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे प्रासंगिक लगता है कुछ हद तक। पहले ऐसा होता था कि भारत आने वाले विदेशी सैलानियों के लिए भारत का मतलब दिल्ली, दिल्ली से आगरा और आगरा से जयपुर, बस इतने में पूरा हो जाता था। और कुछ लोग आपके जोधपुर भी जाते थे जहां से वो डेजर्ट देखना होता था। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। आज जैसलमेर से लेकर के सिक्किम तक सब जगह आपको विदेशी सैलानी बराबर संख्या में मिलेंगे। का जो है उस सुदूर उत्तर में लद्दाख से लेकर के मोटरसाइकिल चलाने वालों से लेकर के और नीचे केरल तक वेलनेस में आने वाले सब तरह के लोग मिलेंगे। इसलिए भारत में अब वो चुनौती नहीं है। और भारतीयों के दृष्टिकोण से देखें तो मुझे लगता है ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं विदेशी टूरिस्ट की बात, आज भारत का सैलानी जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस जीना चाहता है। पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स मोर एक्सपीरियंसेस। दुनिया की का जीवन के प्रति नजरिया बदल गया, लाइफ के प्रति दृष्टिकोण बदल गया, विशेष रूप से कोविड के बाद में परिस्थितियां बदल गई है। तो ऐसे में भारतीय तो आज कोई जाकर के ट्राइबल एक्सपीरियंस करना चाहता है। बेंगलोर में आईटी सेक्टर में काम करने वाले बच्चे या हैदराबाद में टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने वाले युवक युवतियां जो है, आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत करिएगा कि बस्तर के किसी ट्राइबल हैबिटाट में वहां रह करके उन ट्राइबल्स के बीच में भारत सरकार के द्वारा सहयोग से बनाए गए एक होम स्टे में वहां रुक करके बस्तर को एक्सपीरियंस करने के लिए काम कर रहे हो। जिस बस्तर के लिए कभी नाम लेना ही जो है वो सेहरन पैदा कर देता था, वहां बस्तर का ग्रामीण खेलकूद का ओलंपिक देखने के लिए लोग जा रहे हैं। वो ट्राइबल हैमलेट्स में रुक रहे हैं, उनके होम स्टे में रुक रहे हैं, उनकी जिंदगी उनके साथ जी करके देख रहे हैं। तो ये परिवर्तन आया भारत में। अब ये जो है टूरिज्म, भारत में टूरिज्म का स्प्रेड जो है उसने अब सारी बाउंड्रीज को छोड़ दिया है। उसमें सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन एक तरफ है, लेकिन क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ड्राइव होती है इंस्टाग्राम की रील से, वो ड्राइव होती है फिल्म के किसी एक शूट से, एक दृश्य से, और वो ड्राइव होती है सोशल मीडिया के किसी एक वर्टिकल पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखे गए एक्सपीरियंस से। तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होता है और देश में बदलाव दिखाई देता है। गजेंद्र जी, आपने हमसे इस बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला, टूरिज्म और बाकी सब चीज़ों पे इतनी लंबी बात की, जॉब से लेकर टूरिज्म पे आपने सब पे बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम। धन्यवाद। धन्यवाद। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.